आज हम डॉक्टर दीक्षा तिवारी के पास आए हुए हैं। आप आईआईटीएन हैं और मैडम आपने अभी अल्जाइमर पे कोई टेस्ट की कुछ रिसर्च करी है, तो उसमें आप लोगों का क्या योगदान रहा, वो क्या था? सबसे पहले तो नमस्ते। मैं दीक्षा तिवारी। मैंने पीएचडी आईआईटी इंदौर से करी, जैसा आपने बताया। उसी पीएचडी के दौरान मैंने एक शोध किया था जिसमें हमें पता चला था कि एक वायरस होता है एप्स्टीन बार वायरस नामक। वो हमारे शरीर में 90% लोगों के शरीर में पाया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ये बीमारी करता है और कुछ लोगों इससे बच जाते हैं। वायरस शरीर में होने के बावजूद बीमारी नहीं कर पाता। तो हम लोगों ने उसी स्टडी के दौरान हम लोगों ने ये पाया कि ये वायरस क्यों ऐसा कर पाता है। तो उसमें पता चला कि वायरस जो है इसका कुछ प्रोटीन्स होते हैं, जो प्रोटीन अगर दिमाग या मस्तिष्क में हमारे वो वायरस के प्रोटीन अगर पहुंच जाएं तो उस कारणवश हमारे दिमाग में अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। और उसी प्रोटीन को ही और स्टडी करते हुए हम लोगों ने फिर ये किट बनाई, जिस किट का मतलब जो उसका यूज़ है वो इस प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए होता है। इस एप्स्टीन बार वायरस के प्रोटीन को ये खून में डिटेक्ट करता है। कुछ 15 साल पहले, 20 साल पहले अगर ये प्रोटीन आपके खून में पाया जाता है इस वायरस का, तो हो सकता है कि आने वाले कई सालों में आपके दिमाग, आपके मस्तिष्क में अल्जाइमर की बीमारी की शुरुआत हो सके। तो ये एक कदम है ऐसे अल्जाइमर नामक बीमारी के अगेंस्ट, ताकि हम उसको जल्दी पकड़ पाएँ और उसके हिसाब से हमारी जीवन शैली में चेंज करके या फिर दवाइयों का सहारा लेके हम उसकी लास्ट स्टेज से बच पाएँ। तो मैडम हमें मेडिकल फील्ड की ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, हमें इतना मालूम है कि अल्जाइमर बीमारी जो होती है मस्तिष्क से संबंधित होती है। तो ये बीमारी अगर किसी को हो जाती है तो उसको क्या दिक्कत आती है मैडम? मेमोरी की क्या दिक्कत क्या आती है? अल्जाइमर बीमारी आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा नाम सुनने में आ रहा है। असल में ये बीमारी मस्तिष्क से रिलेटेड होती है, जैसा आपने बताया। सो इस बीमारी में क्या होता है कि आदमी अपनी खुद की पहचान भी भूलने लग जाता है। सो अगर मैं बहुत क्रूड वे में बताऊं तो ये इस बीमारी में दिमाग की जो कोशिकाएं होती हैं वो मरने लग जाती हैं। तो हमारी जो याददाश्त है उन कोशिकाओं में ही स्टोर होती है। तो जैसे जैसे वो कोशिकाएं मरती जाती हैं वैसे वैसे उसमें संचित या उसमें स्टोर्ड मेमोरीज जो हैं वो ख़त्म होती जाती हैं। तो आदमी धीरे धीरे हर चीज़ से अपनी याददाश्त को भूलता जाता है। जैसे अगर वो कहीं पहुंच गया तो वो वहाँ खड़ा हो जाएगा और सोचने लगेगा कि मैं यहाँ कैसे आ गया, या मैं यहाँ क्यों आया था, या फिर अपने आप को नहीं पहचान पाता। एक स्थिति ऐसी आती है मैडम कि वो ये अपना जो नाम भी स्थिति भूल आती है जाता है। मेमोरी लॉस की, किस उम्र से चालू होती है और ये किस उम्र में ये अपना विकराल स्वरूप ले लेती है? अल्जाइमर बीमारी की दो तरीके, मतलब दो तरह की होती है। एक होती है अर्ली ऑनसेट। अगर इसका अनुवाद करूं तो अर्ली ऑनसेट का मतलब होता है कि जल्दी शुरुआत होना। सो अर्ली ऑनसेट में 40-50 से इसके सिम्टम दिखने चालू हो जाते हैं धीरे धीरे, और अपने विकराल रूप में ये 70-80 की उम्र तक पहुंच जाती है। और दूसरा होता है लेट ऑनसेट। लेट ऑनसेट का मतलब है देर से शुरुआत होना। तो ये होती है जनरली बुढ़ापे में। अभी तक ज़्यादातर जो अल्जाइमर बीमारी के पेशेंट्स आते थे वो इसी प्रकार के होते थे, लेट ऑनसेट, जिनमें बुढ़ापे में याददाश्त की कमी होना माना जाता था। लेकिन आजकल हमारी जीवन शैली में परिवर्तन और बहुत सारे अन्य कारणों की वजह से अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए अब इसको फोकस करना और इस पर शोध करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब युवा जनता भी हो सकता है आने वाले समय में इससे ग्रसित हो जाए। तो जैसा कि आपने हमें बताया कि आप लोगों ने रक्त की जो जांच करना सीखा है, जो आप लोगों ने इस पर शोध किया है, तो ये शोध करने के बाद क्या अभी क्योर करने के लिए आप लोगों ने कोई मेडिसिन पे भी वर्क ऑन करना चालू किया, या ऐसी कोई मेडिसिन अभी है? हम लोगों ने इसको इस तरीके से भी अप्रोच करने की कोशिश करी कि इसका कोई इलाज ढूंढा जाए। तो हम लोग मानते हैं कि हमारी जो भारतीय शैली थी आयुर्वेद की, या जो हमारे भारतीय पुरातत्व जो सारे तरीके थे जिनमें हम लोग पौधों के सत का इस्तेमाल कर करके सारी बीमारियों को दूर किया जाता था, उसका अभी शोध या उसका जो इस्तेमाल है वो कम हो गया है, पर ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसलिए हम लोगों ने इस स्टडी के दौरान ये काम भी किया कि हमने कुछ पौधों का सत का इस्तेमाल करते हुए
कोशिश करी कि क्या ये इस वायरस को ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं। तो हम लोगों ने स्टडी में पाया, हम लोगों ने ये स्टडी जो कंप्यूटर के थ्रू की करी थी, हमने ये पाया कि एक डिहाइड्रोइवोडाइमीन करके एक सत होता है, एक मॉलिक्यूल होता है जो कि इवोडिया कार्पा करके एक प्लांट है, उसमें पाया जाता है। तो ये प्लांट से निकला हुआ ये मॉलिक्यूल इस वायरस को बांधने या इस वायरस के ऊपर असरकारक है। तो हो सकता है आगे चलकर इसका इस्तेमाल करके अल्जाइमर डिसीज़ का क्योर बनाया जा सके। अभी तक ये शोध यहीं तक सीमित है, पर भगवान करे इसका कोई इलाज निकाला जा सके। आप लोगों ने कोरोना काल में भी कोई विशेष शोध किया था, कोरोना काल में भी आपकी कोई विशेष उपलब्धि रही थी, तो क्या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? कोरोना में भी हम लोगों ने यही वायरस को, जैसे हम वायरस के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमने कोशिश करी कि क्या ये कोरोना किसी मस्तिष्क से रिलेटेड कोई बीमारी को कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो इसी प्रकार से हमारे काफ़ी सारे शोध हुए थे हमारे ग्रुप के, जिन्होंने ये बताया था कि कोरोना जो है ये आने वाले समय में मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेगा। और ऐसा काफ़ी सारे बाकी शोधकर्ताओं ने भी पाया। आज की डेट में काफ़ी सारे पेपर्स पब्लिश हो चुके हैं, न्यूज़ में भी ये चीज़ प्रदर्शित हुई कि जब कोरोना था उसके आने वाले कुछ 3-4 सालों में उसने मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा दिया है। तो आने वाले समय में हो सकता है कि ये और भी मस्तिष्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बढ़ावा दे। 20 साल बाद, जब कोरोना के जाने के 20 साल बाद पता हो सकता है कि मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारियों के सारे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसलिए हमें इन बीमारियों को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी वर्तमान में जो आप किस संस्थान में कार्यरत हैं, किस पद पे आप काम कर रही हैं और आपका निवास किस शहर में हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर रेड्डीज़ के साथ में एज अ साइंटिस्ट काम कर रही हूँ हैदराबाद में, और वहाँ भी हम इसी बात पे जोर देते हैं कि दवाइयों की उपलब्धता गरीब वर्ग और ऐसे वर्ग के लिए हो सके जिनको उनकी ज़रूरत है, पर पैसों के कारण या किसी दूसरी वजह से उनके पास उपलब्धता नहीं हो पाती। तो डॉक्टर रेड्डीज़ ऐसी कंपनी है जो कि जेनेरिक मेडिसिन्स बनाती हैं, जो मतलब अगर दवाइयों का पेटेंट ख़त्म हो जाता है तो उन दवाइयों को भारत में और दूसरी कम आय वाले कंट्रीज़ में लॉन्च करती है कम पैसों पे, ताकि लोगों को वो उपलब्ध ज़्यादा हो सके। तो अभी डॉक्टर रेड्डी में आप जो साइंटिस्ट हैं, पहले आपने न्यूरो साइंस में रिसर्च करी और अब आप डॉक्टर रेड्डी संस्थान में हैं। मेडिसिन के लिए आप लोग कुछ रिसर्च करते हैं या कोई सस्ती मेडिसिन बनाने की कोशिश करते हैं वहाँ? जी हाँ, वहाँ यही काम होता है। जैसे अभी कि मैंने बताया कि जेनेरिक मेडिसिन बनाई जाती हैं, तो जो मेडिसिन की खपत या जिनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है विश्व में, और वो मेडिसिन क्योंकि पेटेंट के तहत लोग उसको पेटेंट जो कराते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी कॉस्टली हो जाती है। लेकिन जैसे उसका पेटेंट एक्सपायर होता है, सारी जो कंपनियां हैं उसका जेनेरिक फॉर्म लॉन्च करती हैं मार्केट में। तो डॉक्टर रेड्डीज़ उन्हीं एक कंपनी में से है। भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने जेनेरिक ड्रग के उसमें कदम रखा था और भारत में ऐसी दवाइयों को लॉन्च किया था। तो मतलब ये समाज में, ये जनता में भ्रांति गलत है कि ब्रांडेड दवाइयाँ लेना चाहिए, जेनरिक नहीं लेना चाहिए, वो सस्ती होती हैं, ख़राब होती हैं, उनके फार्मूलेशन प्रॉपर नहीं होते हैं। तो ये अगर कोई व्यक्ति कम आय वर्ग का है तो वो जेनरिक दवाइयाँ ले सकता है। बिल्कुल ये बहुत गलत भ्रांति है कि जेनरिक मेडिसिन अच्छी नहीं होती हैं। जेनरिक मेडिसिन, जहाँ तक मेरी समझ जाती है, जेनरिक मेडिसिन जो है वो भी पूरा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है या जो ओरिजिनल ब्रांडेड दवाई है उसी का दूसरा एक नया स्वरूप बनाया जाता है और कम पैसों में लॉन्च किया जाता है ताकि जनता को उससे लाभ हो सके। उसका मेन उद्देश्य ही यही है। तो उसकी एफिकेसी या उसकी जो क्षमता है उस पर कोई असर नहीं होता। और आप ये इंदौर शहर से पढ़ के निकली हैं और यहाँ से जब आप हैदराबाद में गई और आपने ये जो ऊंचाइयाँ पाई हैं और ये आपकी जो अचीवमेंट्स रही हैं, इसके लिए आपका कोई विशेष प्रेरणा स्रोत रहा होगा और आपको ये तरक्की करने में आपका कोई किन्हीं लोगों का योगदान रहा होगा, आपके माता पिता का योगदान रहा होगा। जैसा कि हमें जानकारी है, आपके दादाजी जो प्राचार्य रहे और आपके पिताजी वायुसेना में थे,
आपकी माताजी ने आपकी शिक्षा दीक्षा में काफ़ी कुछ योगदान दिया, तो कुछ आप अपने व्यक्तिगत उसमें प्रकाश डालिए। जी बिल्कुल, जैसा आप बता रहे हैं हम सभी भाई बहनों की सारी शिक्षा दीक्षा के अंतर्गत हमारे दादाजी का और हमारे पिताजी का और हमारी माताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि हमारे पिताजी वायुसेना में रहे हैं, तो उन्होंने हमें कभी भी इस उससे नहीं रोका कि दूसरे देश नहीं जाना या दूसरे शहर नहीं जाना। वो उनका कहना होता है कि सारा देश हमारा है। जैसे कि हमारे ज़्यादातर सेना वाले भाइयों का कहना होता है, वही उन्होंने हमें सिखाया। और हमारी माताजी ने बहुत सैक्रिफाइसेस भी किए हैं हमें पढ़ाने लिखाने के लिए, और उन्होंने हमेशा हमें मोटिवेट करा कि ये काम करना है, आगे जाना है और पढ़ना है। उनकी इच्छा थी कि वो खुद डबल MA है और उनकी इच्छा थी कि हम बच्चे उनसे ज़्यादा पढ़ें। तो मैंने भी PhD करी है, मेरा भाई भी अभी जैसे विदेश में रह करके PhD कर रहा है रोबोटिक्स में, और ये सारा घर परिवार का ही मोटिवेशन है कि हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे। तो आपके भाई जो विदेश में हैं, तो आप हैदराबाद में जॉब कर रही हैं, आपने कभी विदेश जाने के विषय में नहीं विचार किया? जी, पढ़ाई के नाम से अगर देखा जाए तो बिल्कुल हमारा भी मन हुआ है विदेश जाने का, लेकिन अब पढ़ाई सारी हमारी हो चुकी है, अब देने का समय है। तो समाज को देने के लिए हम यहीं रहना चाहते हैं, और भाई की भी वही सोच है कि शिक्षा दीक्षा ले करके वापस भारत आकर के भारतीय समाज के कल्याण के लिए कार्य करना। तिवारी, आप एक इंदौर के चिर परिचित प्रतिष्ठित तिवारी फैमिली की बालिका हैं, और आपने ये जो हाइट्स पाई है, ये ऊंचाइयां पाई हैं, ये आप जब अपने फील्ड में जाती हैं, जब अपना काम करती हैं और समाज के लिए काम करती हैं, तो आप कैसा फील करते हो, आपको कैसा लगता है? ऐसा कुछ खास मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये हमारी ड्यूटी है। ये मेरा मानना है कि अगर हम समाज से ले रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमें उसको उतना ही समाज को बांटना चाहिए। तो मुझे पढ़ाना भी बहुत पसंद है, और मुझे इस अपनी जो नॉलेज है उसको बांटने में बहुत आनंद आता है, और ये मेरी ड्यूटी भी है। क्योंकि अगर वो सारा नॉलेज मेरे साथ ख़त्म हो जाए तो मैं नहीं मानती कि वो सफलता है। सो इस वजह से मुझे इसमें बहुत खुशी होती है कि मेरा किया हुआ कार्य किसी को लाभ दे रहा है, या मेरा पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट अगर उससे सफलता पा रहा है। तो देखिए कितने अच्छे विचार हैं ये तिवारी परिवार की, डॉक्टर दीक्षा तिवारी के। ये एक संस्कारी परिवार के संस्कार हैं जो इनके ये विचार ऐसे बने हैं, और इन हाइट्स को इन्होंने पाया है, इस अचीवमेंट को इन्होंने पाया है। और आपको हमारे चैनल और हमारे समाचार पत्र की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं DND News 24 से नवीन दीक्षित, मेरे सहयोगी रूपेंद्र सिंह चौहान जी और कैमरा पर्सन द्विवेदी।